अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 16 स्टार्ट करते हैं। एक भाई ने रास्ते में आते हुए मुझसे ऑनलाइन वालों एक सवाल पूछ लिया, मैं आप लोगों को भी वो बता देता हूँ। भाई साहब फरमाने लगे, हजरत यहाँ मौजूद हैं, कि जब ईयर एंड रीवैल्यूएशन हुई है तो ये 13 के साल में जो रीवैल्यूएशन हुई है, तो जब रीवैल्यूएशन होती है तो हमें तो आदत है ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन और डेप्शन की एंट्रीज होती हैं, तो ट्रांसफर की एंट्री क्यों नहीं की जबकि डेप्शन की एंट्री तो नजर आ रही है? तो इसका जवाब मैंने कल भी दिया था, दोबारा सुन लें। 13 के साल में पहले एसेट डेप्रिशिएट हुआ, इस वक्त तक कोई सरप्लस नहीं था, एसेट कॉस्ट पे पड़ा था, एसेट आ गया बुक वैल्यू पे 31 दिसंबर 13 की। अब रीवैल्यू किया हमने, सरप्लस आया, लेकिन इसके बाद दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं हुई। डेप्रिसिएशन होगी तो इंक्रीमेंटल डेप्शन होगी, तो फिर ट्रांसफर की बात आएगी। इसलिए फिर अगले साल जब गए, इस रीवैल्यूड एसेट को जब डेप्रिशिएट किया है तो फिर सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री आई है। ठीक है, तो जब रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं ना, तो तब इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री आती है। जब रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते तो इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री नहीं आती। यहां पे आपने रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट नहीं किया था, यहां पे आपने कॉस्ट पे पड़े हुए एसेट को डेप्रिशिएट किया था, सरप्लस था ही कोई नहीं। ठीक है, और जब आया सरप्लस, उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, दोबारा इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी नहीं थी। जुमला लिखवाया था कि ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना, फिर रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर लेना और दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करना, लिखा था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, कितने बच्चे होमवर्क करके आए? कितने बच्चों ने एक सीटिंग में ये दोनों सवाल किए जो लंबे वाले कहे थे? पास होने वालों के हाथ देख लो, पास होने वालों के हाथ देख लो। नहीं कीता तो झूठ नहीं बोल, कीता है? अच्छा, पठान में पंजाबी आ गई जी। तुम लोगों ने पश्तो नहीं सिखाई मुझे। हाँ, तो कितने बच्चों ने एक सीटिंग में किया? हाइब्रिड वाले भी क्लास में ही होते हैं, जरा ऊंचे हाथ खड़ा के भी नजर। वेरी गुड, गर्ल्स हाइब्रिड। हाँ बाजी वाह, बॉयज में भी आज खैरत खाई है थोड़ी सी। यहाँ पे माशाल्लाह फिजिकल क्लास लायक है, अंदाजा मैंने लगाया है। हाइब्रिड ज़्यादा अच्छी है आप लोगों की, ठीक है ना? आप लोगों के लिए एक सुनहरी मौका था रीवैल्यूएशन को अपनी पॉकेट में करने का, आपने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने अपना नुकसान किया। ठीक है, अच्छा जी, प्लान तो मैंने बड़े बड़े बनाए थे आज के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन सारा कुछ तो ना हुआ। बहरहाल एक सवाल के मैं लेजर्स बना लाया हूं सर, वो ईयर एंड वाले के कल। ठीक है ना, इतना ही काम अब एक दिन में उस्ताद से करवाया करो ना। अच्छा मुझे ये बताओ, एंड वाले भाई, ये फिगर्स नजर आ रही हैं लिखी हुई? अगर यहीं पर पड़े पड़े मैं इसको यूं डेबिट क्रेडिट बोलूं तो गुजारा चलेगा, वरना फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा इस तरह से करके। ऐसे कर लें, चलें ठीक है, मेरी ही वर्जिश करानी है। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है ना, वरना ऐसे ऐसे कर लेते। चलो शुरू करें जी। यस सर, करें। सवाल आपके पास मौजूद है, वर्किंग सामने रख लें। ठीक है, लेजर्स को देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, लेजर बनाना तो कुछ भी नहीं है। रीवैल्यूएशन आप सीख चुके हैं। आज मैंने रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करना सिखाना है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में। उससे पहले थोड़ी सी बातें इसी के ऊपर करके जरा ऐसे रीइंफोर्स कर लें, पक्का हो गया, समझ आ गया या नहीं। वैसे मेरा प्लान था कि डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट, तफसीली सवाल भी आज कर लेंगे, हैंडआउट में भी डाला हुआ था, लेकिन आज वो ना हो सका, वो चला गया कल पे। और कल जो नोट बनाना था उसका एंड तो यानी कि बेसिक नोट तो कल बन जाएगा, लेकिन जो एग्जाम लेवल का सवाल करना है हमने, वो सैटरडे को चला गया। यकीन माने मेरी कोई नीयत नहीं थी, मेरा अल्लाह जानता है कोई नीयत नहीं थी, लेकिन IS 16 का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हफ्ते को होने जा रहा है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने जान के नहीं किया। जी, हफ्ते को छुट्टी करोगे आप? मैं तो नहीं करता छुट्टी भाई, अल्लाह खैर से रखे, खैर खैरियत रहे तो कभी भी छुट्टी नहीं होती। ठीक है ना, आ जाता होता हूँ मैं जैसे तैसे भी हो। ओके, तो शुरू करें। वर्किंग, सबसे पहले वर्किंग सामने रख लोगे, वरना ना मुझे बार बार यूं वर्किंग खोलनी पड़ेगी। वर्किंग है सामने वैसे मेरे, लेकिन चलो यहाँ से थोड़ा सा कर लेंगे इस तरह से गुजारा जी। सबसे पहले एसेट, अच्छा ये तो नजर आ रहा है ना, वर्किंग को तो जूम ना करूँगा, ये गुजारा चलेगा? हाँ भाई, एसेट डेबिट 500 से कैश क्रेडिट,
और 25 से डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगला भी देख लो, 13 के साल में सिर्फ डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हुई थी, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई। लेजर्स की बात करें तो लेजर्स की बात करें तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ, दूसरी एंट्री पहले साल की 12 की, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हुआ, साल क्लोज हुआ, क्लोजिंग क्लोजिंग। 15 में बना ओपनिंग ओपनिंग, ठीक है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग। यहां पर सिर्फ एक डेप्रिसिएशन पड़ी 25 की और ये क्लोजिंग आ गया 50। कोई मसला? अब आया जनाब रिवैल्यूएशन का साल। 14 के साल में साल के पहले ही दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, तो इसके दरमियान दो डेप्रिसिएशंस पड़ी हैं 25 और 25-50 की। यानी वैसे तो हम लेजर बना रहे थे, तो लेजर में तो वैसे ही सामने नजर आ रहा होता है ओपनिंग बैलेंस से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना स्टैंड कर रहा था, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 50 से डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को 50 से क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री होगी, ठीक हो गया। अब ट्रांसफर की एंट्री के बाद अगली एंट्री है सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। तो हमें क्या आया था जी, 350 का सरप्लस, एसेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इन ओसीआई होता है लेकिन अभी नहीं होता, ओके, वक्त आने पे होगा, फिर याद रखना। अब एसेट डेबिट 350 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 350, ठीक हो गया। इसके आगे क्या लिखा आपने, इस क्रेडिट के अगेंस्ट एसेट डेबिट हुआ है और इधर इस डेबिट के अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ है। डन हो गया। अच्छा, एंट्री लिखने का तरीका इंट्रो के उस्तादों ने भी सिखाया होगा, मैंने भी शुरू में आपको सिखा दिया था कि जर्नल एंट्री लिखने का तरीका ये होता है कि पहले सिर्फ फिगर्स लिखो 10, 15, 20 जहां डेबिट क्रेडिट होना है, उसके बाद फिर अंग्रेजी लिखने की तरफ जाया करो, इससे गलती के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही किया करो, ओके। तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूं, देखो पहले मैं एंट्री बोलता हूं, फिर मैं कहता हूं अब जी इसके अगेंस्ट अंग्रेजी लिखो, इसके अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बस साल खत्म हो गया? नहीं, साल नहीं खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई, रीवैल्यूएशन के बाद डेप्शन की एंट्री हुई। 44 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 19, क्योंकि सरप्लस का बैलेंस आ रहा था डेप्रिसिएशन के वक्त, दो एंट्रीज, दूसरी इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री, वो होगी रीवैल्यू सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 44 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 31 दिसंबर 14 पे 19 से, ठीक हो गया। अब क्लोजिंग 331, क्लोजिंग 44, क्लोजिंग 800। कॉस्ट मॉडल पे था तो कॉस्ट शो कर रहा था एसेट, रीवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच किए तो मतलब ही क्या था, एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे ले जाओ, यही था मसला ना, कि एसेट फेयर वैल्यू पे नजर आए। तो अगर हमने ये अकाउंटिंग की है कि एसेट फेयर वैल्यू पे नजर आना चाहिए, तो फिर सही अकाउंटिंग तभी हुई पड़ी है जब एसेट अकाउंट फेयर वैल्यू शो कर रहा हो, ठीक है, जो कि कर रहा है। क्लोजिंग बैलेंस एसेट अकाउंट में आ रहा है अब 800। इस साल हमने 14 के साल में रीवैल्यू किया, एसेट को उठा के ले गए फेयर वैल्यू पे। अब 14 वाले साल में हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे पड़ा है 800, फेयर वैल्यू 800 ही थी। सवाल देखो, सवाल भी देख लो, ये 800, ये यकम दिनी 14 में जो रिवैल्यूएशन की उसमें फेयर वैल्यू कितनी थी, 800, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके। अब अगले साल 15 में कुछ नहीं हुआ, मतलब रीवैल्यू नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन चूंकि सरप्लस का बैलेंस पड़ा है तो ट्रांसफर की एंट्री भी आएगी। तो अगेन सेम एंट्री 44 और 19 से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 44 से, ओपनिंग बना लिए थे ना, क्लोजिंग, ठीक है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग 31 दिसंबर 15 पे भी ये होगा। 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग 312 सरप्लस आ गया, ये वर्किंग से मैच कर जाता है। 31 दिसंबर 15 का अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस आ गया 88 और एसेट का क्लोजिंग क्या आ रहा है 800। वर्किंग में इन दोनों को नेट करें तो फिगर मैच हो जाती है ये भी, ठीक है, क्योंकि वर्किंग बुक वैल्यू बन रही होती है। लेकिन एसेट अकाउंट हमने किस पे बनाना है, हमेशा कॉस्ट में। इसलिए कहता हूं कि IAS 16 ने जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है ना, उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि बताओ कॉस्ट
वैसे तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बोलता है, अभी वो लास्ट बताता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। बताओ कॉस्ट ओपनिंग डेट पे भी क्लोजिंग डेट पे भी। फिर बताओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग डेट पे भी क्लोजिंग डेट पे भी। फिर ओपनिंग से क्लोजिंग का जो सफर है, इसमें जो जो रेकनसाइलिंग आइटम्स हैं, कैसे यहां तक पहुंचे वो भी बताओ। अब भला खुद बताओ आप कि अगर हमने इस तरह से उसने रिक्वायर किया IAS 16 आने के डिस्क्लोजर आपने बनाना है, तो क्या हम अक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाए बगैर गुजारा कर सकते हैं? हमारा तो अक्यूमुलेटेड अकाउंट लाजमी बना करेगा ना। ओके, एसेट अलग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग, ठीक है। अब बुक वैल्यू पे अकाउंट बनाना सिखाया इसलिए था कि टॉपिक चल रहा है, चलो सीख लो। आगे कुछ टॉपिक्स में जाके मजबूरन हमें ये चीज़ें अलग अलग नहीं दी होती, तो बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना पड़ जाता है, तो बनाना आता हो वो हम बना लेंगे, ठीक है ना। नेट करके तो बुक वैल्यू ही आती है ना, दोनों को काम तो चल जाता है, आंसर तो सेम ही होता है। तो गुजारा करने के लिए वो सीखा हुआ है, वरना इस टॉपिक की हद तक अगर बात करें तो हम बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट नहीं बनाया करते। एसेट अकाउंट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पे रहता है, और डेप्रिसिएशन जो है वो अलग अकाउंट में इकट्ठी होती है, जिसका नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सोना नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब 16 का साल आया, क्लोजिंग ओपनिंग बन गया, क्लोजिंग ओपनिंग बन गया, और 16 के साल में फिर क्या हुआ है? रीवैल्यूएशन। एक मिनट जी, ये 16 का साल है, रिवैल्यूएशन हो रही है। पहले ट्रांसफर 44 और 44 88, वैसे लेजर में तो ओपनिंग पड़ा होगा, आप लेजर बना रहे हैं, तो 88 रुपए से अक्यूमुलेटेड ऑप्शन डेबिट एसेट। ये बार बार रिवीजन होती है, ठीक है ना, चीज़ें को कन्फ्यूजन है भी तो निकल जाए आप दिमागों से। ओके, आज का दिन मैंने सिर्फ नॉर्मलाइज करने के लिए रखा था, वरना मैं फुल फ्लैश सवाल डिस्पोजल का दूसरे वाला भी करा देता, कल नोट कर रहे होते। लेकिन थोड़ा टाइम आपको दिया है, जिन लोगों ने सुस्ती दिखाई है वो अभी भी मौका है, एक सीटिंग में बैठ के दोनों सवाल कर लें। जिन लोगों ने एक सीटिंग में दोनों सवाल की तरह हाथ खड़ा करें दोबारा। कैसा फील कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि रीवैल्यूएशन तो कुछ भी नहीं है? तो ये सारा कॉन्फिडेंस सबको आ जाए, इसलिए आज का दिन फिर थोड़ा सा पाँव हल्का है, ठीक है। लेकिन अब ये कल मौका नहीं मिलेगा, कल डिस्पोजल को हमने करना है फुल, जिस तरह से एग्जाम लेवल पे आ सकता है वो, और उसके बाद फिर आज डिस्पोजल तो सिखा दूंगा, लेकिन एक एसेट होगा, एक बिकेगा। पर्चे में तो 10 पड़े होते हैं, 4 बिकते हैं, 6 रह जाते हैं, वो कल सीखेंगे। और फिर आखिरी आधे घंटे में कल नोट बनाना सीख लेंगे, सादा वाला। और परसों एक एग्जाम लेवल का सवाल करेंगे कि एग्जाम में पर्चे में सवाल कैसा आना है, ठीक है। तो नोट बनाना हम परसों सीख चुके होंगे। फिर आगे हफ्ते, अगले हफ्ते के 2 या 3 दिन हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे उसकी, और फिर नए टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें नए टॉपिक के साथ चलती रहा करेंगी, ठीक है। ये मैंने प्लान शेयर किया आपके साथ, यानी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम IAS 36 या IAS 23 दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर देंगे। ओके, अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल जी। तो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, और फिर लॉस की एंट्री हो रही है, जिसकी एंट्री होती है रियल सरप्लस डेबिट। चलो पहले ट्रांसफर की एंट्री कर लें। ट्रांसफर की एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट हो गया ट्रांसफर। उसके बाद लॉस है, लॉस की एंट्री हो रही है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 312, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 150 से, और एसेट क्रेडिट 462 से। अब ये एंट्री हमने ऐसे की थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 312 से, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस दिमागों में बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बन नहीं ना रहा, ठीक है। तो अगर बन रहा होता तो उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, एक्सपेंसेस में जाके ये एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 312 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 150 से, और एसेट क्रेडिट 460। चलो ये ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब इस एंट्री पे आप लोगों को हुआ था एतराज गालिबन परसों ही था गालिबन, ठीक है ना। तो मैंने कहा था वक्त आने तो बता दूंगा, अब इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सादा बात से शुरू करते हैं। एक एसेट अकाउंट है, ओपनिंग डिस्पोजल क्लोजिंग सब कुछ आ रहा है, उससे हट के जरा सिर्फ एक चीज के बारे में। एसेट हमने खरीदा है 100 रुपए का, 40 रुपए पे कर दिए, 60 रुपए पेएबल है, ठीक है। ये नजर आ रही है साइड बेटा आपको? ये पहली रो में ना कोना ना रखा करें, पीछे ये थोड़ा सा कोना छोड़ दिया करें। अच्छा, एसेट खरीदा है 100 रुपए वाला, लेकिन अभी तक सिर्फ 40 दिए हैं, 60 पेएबल। इसको रिकॉर्ड करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1,
नंबर 1, आप एसेट डेबिट करो और कैश क्रेडिट करो 40 से, आप एसेट डेबिट करो और पेएबल क्रेडिट करो 60 से। तो ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। सबसे आइडियल आपको यही लगती है कि डबल एंट्री नज़र आ रही है कि आपका अगर कैश का लेजर बन रहा होगा और इधर पेएबल का लेजर नज़र आ रहा होगा तो आप कहोगे जी देखो ये 40 आया, ये 60 आया, ये दोनों नज़र आ रहे हैं, यहाँ एसेट एसेट, ये आपको सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका है इसको प्रेजेंट करने का एंट्री का, वो है लिख दें कैश एंड पेएबल। ये छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे खाम खा मसले में डाला होता है उन्होंने, इसलिए आज का दिन रखा हुआ है। हालांकि ये बात कोई नहीं है, लेकिन कई बच्चों को इसके ऊपर कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी तक हम फुल स्टॉप लगाने ना लगाने पे ए कैपिटल स्मॉल के ऊपर फंसे हुए हैं कि इससे नंबर कटते हैं। निकल आओ अब इससे, दलेरी से काम किया करो, चलते जाया करो, ठीक है ना। कैश एंड पेएबल लिखा और 100 लिख दिया, ठीक है जी। एक ऑप्शन ये है, ठीक है जी। तीसरी ऑप्शन ये है कि हम यहां पर लिख दें एडिशन और यहां पे लिख दें 100। भाई तीनों ही सही हैं, जाहिर सी बात है। मैंने ऑप्शन बताया है तो मैंने फेल होने का तरीके तो आपको बताया था, मैंने क्लास में बताने नहीं होते। कोशिश ये होती है कि वो तरीका बताएं, वो बात बताएं से बच्चा पास हो, ना कि फेल हो। तो तीनों में ऑप्शन का मतलब क्या है, ये तीनों ही ठीक हैं। यानी आप पहली एंट्री करें आप बिल्कुल ठीक है, आप दूसरी करें बिल्कुल ठीक है, आप तीसरी करें तब भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको थर्ड वन, क्योंकि इससे गलती के चांसेस भी कम और वक्त भी कम लगता है, टाइम ज़ाया नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ आई है। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपनी उस एंट्री की तरफ जो अभी आई है 462 वाली, ठीक है। 462 वाली एंट्री के भी अगेन 3 तरीके हैं प्रेजेंट करने के। नंबर 1, आप लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस, बस RS लिख दूं सिर्फ, 312, प्रॉफिट एंड लॉस 150। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है इसका 312 भी आपको नज़र आएगा 312 इसका नज़र आ गया अलग से एसेट में, ऐसे ही है। तो बोलो ये मैंने लिखा, ये 312 से एसेट क्रेडिट हुआ और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस तरफ पड़े हुए रीवैल्यूएशन सरप्लस का 312 मैच कर गया, ठीक है। फिर अगली लाइन में हमने लिखा 150 से एसेट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इसका भी डेबिट आपको नज़र आ गया ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आपको बड़ी पसंद आती है ये एंट्री, ठीक है, बिल्कुल सही है ये एंट्री, कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल वो सिंपल एग्जांपल के साथ ही मिलाऊंगा। दूसरा ऑप्शन ये, आप यहाँ पे लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे लिख लो 462। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे लिखो रीवैल्यूएशन लॉस और 462, क्योंकि एसेट अकाउंट लॉस की वजह से, रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से क्रेडिट होता है ना, तो ये लिख दो। हालांकि इसमें सरप्लस भी हिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हिट हो रहा है, तो आपको ये तकलीफ होती है कि ये जी हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो जिसको ये मज़ा ना आए वो इनमें से कोई और ऑप्शन चूज़ कर ले, उसकी मर्जी है। तीनों बिल्कुल सही हैं और मैं आपको रेकमेंड करूँगा थर्ड वन, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा, गलती के चांसेस भी कम हैं। यही एंट्री लेजर में नज़र आई है, यही एंट्री परसों की थी जिस पे आपने कुछ बोलने की कोशिश की थी, मैंने कहा था हले रहने दो, बहुत वक्त पड़ा है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखी जाती हैं, पहले दिन कुछ और बंदा सिखा रहा होता है, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। अब जो मर्जी करो, जो मर्जी, ये हाँ तो यही है, ये मैं दूर नहीं जाता, ये मिस्टेक क्यों करोगे आप, मिस्टेक नहीं करोगे आप ना, इस एंट्री को यहाँ से लेके चलते हो, ये आप यहाँ पे देखते हो तो एसेट, गलती के चांस क्यों नहीं है, यहाँ पे देखते हो तो एसेट 462 से क्रेडिट हो रहा है, आप जाके 462 से क्रेडिट कर देते हो। रीवैल्यूएशन सरप्लस 312 से डेबिट हो रहा है, आप उसे जाकर 312 से डेबिट कर देते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं देते, बहरहाल अगर बन रहा हो तो उसको वहाँ पे डेबिट कर देते हो, तो ऐसे गलती के चांसेस कम है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, तीनों ऑप्शन दे दिए आपको,
आप जो मर्जी करें, डू वट एवर यू वॉन्ट। ओके, अच्छा जी, तो ये 462 जी बेटा हैं, तस्वीर देनी किसकी किसकी? और भाई नहीं, तुम कर लो बात, कर लो, ले लीजिए सर पिक्चर। सिर्फ रीवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं और जिंदगी आसान कर लें, लेकिन रीवैल्यूएशन लॉस लिख दें। जरा ये होता है ना कि सरप्लस जब आता है तो हम कहते हैं एसेट बढ़ा है, लॉस आता है तो हम कहते हैं एसेट कम हुआ, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है जरा। बाकी आपकी समझने की बात है, रीवैल्यूएशन भी लिखोगे तो भाई चुप, देखने वाले को इतना पता होता है कि रीवैल्यूएशन की फिगर अगर क्रेडिट साइड पे आ रही तो मतलब लॉस ही है, तो सिर्फ रीवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, यू कैन। ऑप्शन 4 की तरफ ना जाओ, बस ठीक है, वो ऑप्शन 3 ही है समझो। अच्छा जी, आगे बढ़े। लो भाई, उसके बाद ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन करेंगे। 16 रुपए की एंट्री होगी, 16 के अंदर 16 की एंट्री, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और इसकी एंट्री करेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग्स। इसकी कोई एंट्री याद है? आज प्रूफ भी कर दिया है कि +9 लिखना क्यों जरूरी है, लेकिन फिर मैंने प्रूफ करने के बाद बच्चों का हाँ भी को फायदा हुआ, उनका नहीं जी कोई नहीं, बस हमारी लॉजिक वाले वो उस दिमागी मसले को तस्कीन आई है। वरना पर्चा तो इस बात से पास हो जाता है कि जिस साल लॉस आए आपने एंट्री नहीं करनी, लेकिन वर्किंग में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि सर ने कहा था कि सवाल वरना गलत हो जाएगा, बस आगे गेन लॉस गलत हो जाएगा। बस अभी करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन करने के बाद ये कहूँगा, मैंने कहा एडवांस बता रहा हूँ, एडवांस जी। लो भैया कहते कब प्रूव किया? सोए बैठे होगे तो ऐसी आधी बात सुनोगे, आधी का पता ही नहीं लगेगा जी। ये ईयर क्लोज हो गया, ये डेप्शन पड़ी 16 की और यही क्लोजिंग में आ रही, क्योंकि साल के शुरू तक की डेप्शन तो वैसे ही ट्रांसफर होगी, एक साल की ही डेप्शन पड़ी हो सकती है, ठीक है। ये क्लोजिंग आ गई, ओके हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये नहीं रहे, 312 के थे, खत्म हो गए, लॉस आया, खा गए सारी खुशियां, यहां कुछ नहीं रहा, ये क्लोजिंग 0 है, ठीक है, ओके। आगे दे, नेक्स्ट 17 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है पर डेप्रिसिएशन है, एक अकेली इकलौती एंट्री, इसकी तो एंट्री होनी नहीं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट 16 से 17 के साल में आ गया, ठीक है। ये क्लोजिंग एज इट इज आ गया, ओपनिंग जो क्लोजिंग बन गया, और यहाँ पर 32 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैंने वैसी जगह खाली रखी है ताकि सामने आप कंपैरिजन देखो, कोई नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो नहीं है, ओके। अच्छा, पर्चे में यूँ खाली जगह रखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर्चे में तो आप बस 0 हो गया तो अगली बार फिर तभी यहाँ पे कोई चीज़ लाएंगे जब फिर सरप्लस आएगा, ठीक है। और अब 18 में फिर हो गई है रिवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफ़र की एंट्री करनी है, तो 32 की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी थी, पहले वो ट्रांसफ़र करोगे, फिर अब आ गया है सरप्लस, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी वैसे ही जैसे कंबाइंड एंट्री सिखाई है वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र की एंट्री 32 रुपये से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, एसेट का अकाउंट क्रेडिट, ये एसेट का अकाउंट है, ऊपर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक, गुड। तो हाँ, छत के अंदर लिखा हुआ, अब हाँ ठीक है, बस आगे बढ़ने दो, होगी ट्रांसफर। अब सरप्लस आया या लॉस आया? अब उसी तरह से हालांकि रीवैल्यूएशन सरप्लस एसेट में तो 382 से डेबिट हुआ है, लेकिन उसमें से 250 रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में पड़ा है और 132 प्रॉफिट एंड, लेकिन हम अगेन वैसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ से फ़ायदा होता है, वर्किंग को देख के एंट्री हो जाती है, तो गलती के चांस कम है। एसेट बढ़ा है, डेबिट पूरा 382, रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ा है, क्रेडिट 250, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ा है, पॉजिटिव 132, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब वो मैच नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, बस ठीक है, एंट्री बिल्कुल ठीक है, मसला ही कोई नहीं है, तो आसानी होगी, वक्त बच गया, गलती के चांस भी कम हो गए, ठीक है, ठीक है जी। फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन आ गई,
ओके, अब चूंकि सरप्लस फिर आ गया है तो फिर ट्रांसफ़र की एंट्री भी आ रही है। तो ये आपके लेजर्स हैं जी। पहले इन दो की पिक्चर ले लें अगर हो सकता है तो, एक एक की पिक्चर भी इतनी ही आनी है, वो बाद में करता हूँ वो ऑप्शन भी। कुछ बच्चे यहाँ तक तस्वीर बनानी है, यहाँ तक, इधर नहीं बनानी। वैसे जिन्होंने लेजर बनाए हैं उनको तो तस्वीर लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैच नहीं होएगा, ग्लव्स बताया आपको, टाइम आया किया, आज टाइम पास कर रहा हूं मैं, है ना। फायदा हुआ है अभी तक या नुकसान ही हुआ है? हुआ है फायदा कुछ? रेवोल्यूशनरी सरप्लस, सॉरी रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। ये तस्वीरें मुंह से खींच रहे हो क्या? फोन पे बात कर, सोया हुआ, सो गया, लम्मी भाई। मैंने कहा शायद फोन पे बात कर, फिर तो चलो कोई बात नहीं, इतने बंदों को डिस्टर्ब नहीं किया, उसने कर लिया आहिस्ता से। चलो जी आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, होमवर्क वाले, होमवर्क वाले। ये कल वाले हैंडआउट में एक होमवर्क और भी था, आपको याद हो के ना याद हो, मुझे सारा याद है। नहीं, मुझे सारा याद है, जरा नहीं याद है, सारा याद है होमवर्क था। आपको भी सारा याद आ जाएगा। खामोश, कल वाले हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 60 भी होमवर्क में था। ये कितने बच्चों ने किया है? वेरी गुड। हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा किया करो ना साथ, क्या मुसीबत है? तो तुम लोगों ने अलग ही अपना रखा हो, ये इसी क्लास का हिस्सा हो। आता हूं मैं, अभी कर लेता हूं सेट तुम लोगों को। ये ना समझना मैं डरा रहा हूं, आज चक्कर लगा है मेरा 2 दफा, नहीं 1 दफा, 2 भी लग सकते हैं। अच्छा, एसेट परचेज हुआ यकम जुलाई 8। एक तो ये मुसीबत पड़ती है जब ईयर एंडेड आ जाए हमारा 30 जून वाला, तो थोड़ा मसला हो जाता है ना। चलो कोई नहीं। अच्छा अब चुप कर जाओ बस, और बस ना, बोल लिया ना, बस चुप कर जाओ। एसेट खरीदा है ऑन यकम जुलाई, तुम बोलो। छोड़ो यार, छोड़ो, हमने नहीं पढ़ना, भाई को बोलने दो। कर लो यार बात, कर लो यार। मेरी किडी एड्डी जोर की गल आई है यार, हो गई। तुम्हें मैं समझाऊंगा क्लास के बाद, आया फैकल्टी रूम में। अच्छा जी, खुशबू यकम जुलाई 8 पे एसेट खरीदा है, 600 रुपए का है, लाइफ 30 साल है, रीवैल्यू हुआ है यकम जुलाई 22 पे। तो यकम जुलाई 2008, क्विकली जरा कैलकुलेटर बाहर आ जाए, जल्दी करें शाबाश। 600 फिर 30 जून 8, डेप्रीसिएशन 600, चुप, 600 बटा 30 कितना आता है? 20, 500। यार चुप कर जाओ, मुझे पता है, तुम इधर आ जाओ। 30 जून 2008 30 जून 2009, 20, 560। अच्छा सुने, तमीज करें और रुकें और मेरी बात सुने। ये ना समझें कि जो रोक रहे हैं सिर्फ वही हैं क्लास में, मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने ये काम किया है। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो यकम जुलाई 22 तक हर साल इस तरह से करते करते पहुंचे। प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। दीज आर माई चैंपियंस, दीज आर माई ओन चैंपियंस। हाइब्रिड वाले भी बताएं, हाथ खड़ा रखें, हाथ खड़ा रखें। हाइब्रिड वाले भी बताएं। देखें भाई, आप क्यों कह रहे थे कि रोक दें जब इतने सारे बच्चों ने ये किया हुआ था। अच्छा आप सुने, मैंने आपसे जिक्र किया था कि कभी पॉसिबल हो जंप करना तो कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर कर सकते हैं जंप। हमारी रिक्वायरमेंट थी सवाल की सिर्फ 2023 की एंट्रीज कर दो। आगे लिखा भी था आपको समझाने के लिए कि जो ईयर एंड हो रहा है
30 जून 23 पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 22 पे और एंड हो रहा है 30 जून 23 पे। अब सिर्फ इस साल की एंट्रीज हमने करनी थी, या तो एंट्रीज भी सारी कर रहा है, अच्छा, या तो हमें हर साल की एंट्री करनी होती, खैर वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर फिगर पता होती है, फिर भी चलो आप कहो कि जी हमने हर साल की एंट्री करनी है तो सामने फिगर होनी चाहिए, फिर भी चलो बंदा मानता कि आप लोगों ने ये डिटेल वर्किंग की है। हमें तो सिर्फ जुलाई 22 वाले साल की 23 वाले साल की एंट्रीज चाहिए थी, तो हमें तो जंप करना था। यकम जुलाई 8 पे खरीदा, पहला इवेंट जो चेंज होने वाला है वो किस दिन आया है, 1 जुलाई 22, तो इस दिन तक जंप करके आ सकते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक साल की डेप्शन हर साल के साथ मल्टीप्लाई, हर साल की वही होनी है, तो लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करो, इस दिन पहुंच जाओगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर बीच में कोई रिवैल्यूएशन हुई होती, फिर जंप एक नहीं, अगर एक रिवैल्यूएशन दरमियान में हुई होती तो फिर 2 जंप लगते। ये तो लंबी छलांग लगाई है ना, वो फिर ऐसा थोड़ी सी छोटी छोटी ऐसे 2 छलांगे, ठीक है, एक रिवैल्यूएशन तक फिर दूसरी रिवैल्यूएशन तक। बात समझ आई है? क्योंकि रिवैल्यूएशन पर ब्रेक लगानी जरूरी होती है, वहां तक ब्रेक, वहां पर जंप लगाते, उससे आगे फिर जंप लगा लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये सिखाना था आपको। ये जो 15, 20, 25 बच्चे तकरीबन इधर और इधर उधर भी बैठे हुए थे, ये जो पर्चे के अंदर ऐसा करने बैठ गए तो पर्चे में तो फिर यही करेंगे, तो इनको वक्त पे समझाना भी जरूरी था, ठीक है। तो भाई अब जो है, अच्छा ये मिटने लग गया, ओ माय गॉड। हमने क्या करना है जी, हमने बिल्कुल भी डिटेल्ड वर्किंग नहीं करनी है। बेटा बातें नहीं करें ना, आपको क्या है बातें करने को, अजीब आदमी आप, गरीब भी हैं नहीं, अजीब ही हैं बस। भाई इधर देखें, हमने यहां पर 30 जून 8 की बजाय जंप लगा के 30 जून 22 पे आ जाना है। 22 1 जुलाई 22 पे, ये 30 जून 22 के बाद अगला दिन 1 जुलाई 22, ये जून वाले साल के मसाइल हैं जो मैं कह रहा था, ठीक है ना। 1 जुलाई 22 का मतलब है 30 जून 22 से अगला दिन, तो पिछला साल खत्म होगा 30 जून 22 पे, अगला हमारा साल शुरू होगा, अभी तो लिखा था 1 जुलाई 22 को ये शुरू होगा, ठीक है, और ये 30 जून 23 पे खत्म होगा। ओके चलो, अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा, डेप्रीसिएशन की बजाय हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्शन कैसे निकलेगी जी, एक साल की डेप्शन आ गई है, ये इसी 600/30 से निकलेगी, लेकिन हम इसको टोटल लाइफ से जो अब तक गुजरी डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एसेट खरीदा था 1 जुलाई 8 को 30, एसेट खरीदा था हमने 1 जुलाई 8 को, 1 जुलाई 8 से 30 जून 9 तक एक साल, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तुम भी बोल लेते कुछ नहीं होता था। अच्छा तो कितने साल्स हैं, 14 साल्स, ठीक है। डायरेक्ट भी जंप कर सकते थे, डायरेक्ट जंप करते तो हम कहते इस वक्त 1 जुलाई 8 पे खड़े हैं, ठीक है, और हमने जाना है 1 जुलाई 22 पर, तो इधर से 2 साल, ठीक है, और फिर आगे डायरेक्ट भी चल सकते थे, लेकिन हमने उंगलियों पे गिन लिया, ठीक है। बहरहाल इनटू, क्योंकि ये फ्रैक्शन ना 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा, हमें चाहिए 14 साल की डेप्रिसिएशन, इनटू 14, आंसर इज 2, और बुक वैल्यू 320, 30 जून 22 पे डायरेक्ट जंप करके आ गए, ठीक है। ओके हो गया, खामोश खामोश। अब इससे अगले दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, ठीक है, 1 जुलाई 22 पे रीवैल्यू हो रहा है, एक लाइन खाली छोड़ेंगे। हमारे अपने उसूल हैं, रीवैल्यूएशन चाहे स्टार्ट ऑफ द ईयर हो, चाहे एंड ऑफ द ईयर हो, चाहे मिड ऑफ द ईयर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने रीवैल्यूएशन के दिन उसूल रखा हुआ है, वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रीवैल्यू अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस लॉस निकालेंगे,
एंट्रीज में दो एंट्रीज करेंगे, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। सरप्लस का बैलेंस पड़ा है तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होंगी, लॉस का पड़ा है तो एक एंट्री होगी। ईयर एंड रिवैल्यूएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन करके दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन तो पहले रिवैल्यू करेंगे और फिर डेप्रिशिएट भी करेंगे। ये हमारी रिवैल्यूएशन के सारे उसूल। इतनी सी जो रिवैल्यूएशन है, इतनी सी, ठीक है। ओके, रिवैल्यूड अमाउंट। मसला सिर्फ तब है जब आप मसला समझें उसको, मसला है ही नहीं। पास होने वाले सीनियर्स से मिला करें जी। 800 वो सर मिलते नहीं हैं, मिलते हैं जी, बोलो। 400 रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा बच्चों, बातें ना करो, ये पता है ना एसेट का कॉलम चल रहा है, तो दिमाग में बैठ गई अब ये बात। तो और ये रिवैल्यूएशन अब 30 जून 2023 तक डेप्रिशिएट करना है। इस साल की तो एंट्रीज है ना। अब रिवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे किस दिन? रिवैल्यूएशन के दिन, और वो है 1 जुलाई 22। रिवैल्यूड अमाउंट के सामने वाला बड़ी गल जड़ी कल दसी सी। अब 1 जुलाई 8 से 1 जुलाई 22 तक वैसे ही अभी अभी गिनती करके आए हैं, 14 साल गुजर चुके हैं। टोटल 30 थे तो 14 गए, बाकी नशर भी कर दो। 480 डिवाइडेड बाय 16। ये बड़ा आसान काम है, जो एसेट के साथ सोच के करना है वो बिना सोचे सरप्लस के बैलेंस के साथ या लॉस के साथ जी। वैसे तो बुक वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है बाय द वे, क्योंकि हमने जनरल एंट्रीज करनी है। बुक वैल्यू तो क्लोजिंग है ना, बोलो। चलो फिर नहीं लिखते, जरा आदत तो पड़े वर्किंग के अंदर से उतना काम करने जितना ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हमारे साल की सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना, सिर्फ ये एंट्रीज हैं बेसिकली। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहीं पर ही रखें सिर्फ सरप्लस पे, वो तो पिछले साल की बुक वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये बस एंट्रीज है हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इससे ऊपर वाली की कोई एंट्री नहीं करनी, इसके बाद तो सवाल गया ही नहीं आगे, ठीक है। और सही है। अब तो सवाल 5 मिनट का ही था। खैर, 1 जुलाई 22 पे पहली एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन की। 1 जुलाई 22 से 30 जून 23 हमारा साल है ना, सिर्फ ये एंट्रीज है। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये 3 लाइनों की बजाय भी 1 लाइन में काम हो सकता था। वक्त बचाने वाले बहुत कुछ करते हैं। बुक वैल्यू लिखते, यहाँ पर कॉस्ट 600 लिखते, माइनस यही वाला फॉर्मूला इधर, तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ये 3 के बजाय 1 लाइन में भी काम हो जाता है। तो वक्त बचाने वाले तो बहुत कुछ करते हैं पर्चे के अंदर, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता अब हम शॉर्टकट्स को सोचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बन चुके हैं ना। ओके जी, तो 1 जुलाई 22 पे एसेट रिवैल्यू हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के दिन तक जितना डेप्शन का बैलेंस पड़ा है वो ट्रांसफर कर देंगे एसेट में, ठीक है। तो इस दिन से ऊपर उठाकर सर देखा तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं थी दरमियान में। तो ये 14 साल के अरसे की डेप्शन ऑलरेडी हम अभी अभी निकाल चुके हैं 280 की। तो 280 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट हो गई एंट्री। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 480 से। तीसरी एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 50। चौथी एंट्री रियल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 30 से। ठीक हो गया। चलो जी, और कोई मसला इसमें है तो बताएं, चलें आगे फिर। हैं यही ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसेट अकाउंट फ्रॉम एक्यूमुलेशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। ये जो एंट्री है ये अक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये जो यहाँ पे ऐसे कर रहे थे कल, ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट, जिसके साथ पहले दिन लंबी सी नरेशन लिखवाई थी, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू।
वो है एलिमिनेशन की एंट्री ट्रांसफर। तो फिर बेटा कर लेते। फिर भी मैं तो कहता हूं पर्चे के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। पहले साल की एंट्री पता लग रही है 600 से ऐसे डेबिट करना है, और फिर हर साल 600/30 कितनी डेप्शन थी? 20 वर्किंग की क्या जरूरत थी? 20 तो सामने ही है, फिर भी जरूरत नहीं थी। रिवर्शन नहीं है दरम्यान में तो कोई वर्किंग की जरूरत नहीं थी स्टिल। लेकिन सवाल ऐसा थोड़ा ही होगा कि 14 साल की एंट्री दोनों इतनी सिंपल हो। सवाल तो ऐसा ही होगा जैसा आपके सामने है। एसेट की ज़िंदगी में किसी भी दिन ला खड़ा करेगा, तो वो छोटी छोटी बातें यहाँ से यहाँ तक गिनो, यहाँ पे खड़े होकर लाइफ निकालो, ये करो, ये सारी बातें किसी न किसी वजह से करवाई जा रही हैं, बार बार की जाती हैं, ताकि बड़े सवालों में, पर्चे के सवालों में जाके आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। रिवैल्यूएशन का टाइम 1 साल ही होगा? अभी नहीं बताया मैंने, ये ज़रूरी नहीं है। साल का शुरू भी हो सकता है, साल का एंड भी। हर साल भी हो सकती है, 2 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है। बीच में कोई चक्कर नहीं है। मतलब बीच में कोई चक्कर है क्या? मतलब 6 साल बाद नहीं हो सकती? 7-8 महीने भी अगर आ जाए तो नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक सवाल हम कर लेंगे फिर भी, वैसे ही कैलकुलेशन आ जाए। वैसे नॉर्म नहीं है, पर अगर हो जाए सवाल में कह दे नॉर्मली हम साल के शुरू में या एंड पे रिवैल्यू करते हैं। लेकिन हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात ऐसे पैदा हो गए हमें रिवैल्यू करना पड़े ऐसे, तो ठीक है, दरमियान में जब करेंगे तो वो सीख लेंगे उसकी अकाउंटिंग मुश्किल क्या आपको आती है। रीवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी हो जाए, आपके उसूल वही हैं, आपने वही उसूल लगा देने, ठीक है। रिवैल्यूएशन से पहले पुरानी कॉस्ट, पुरानी लाइफ, रिवैल्यूएशन के बाद नई रिवैल्यूड अमाउंट और रिमेनिंग लाइफ, बस जिस दिन मर्जी हो देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो सोखे कुछ रह रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे खामखा में। कौन सी एंट्री? ये बता दिया था ना आपको, एनुअल बेसिस। और मेरे ख्याल में बस होगी बस। हाँ लो, सेल ऑफर, आज की ताज़ा खबर। ये +1 अगर एंट्री में नहीं जाना तो इसे लिखते क्यों है यहाँ पे? बताएं सर, बताएं। ये बताना था आपको। उधार उतर रहे हैं ना अभी आहिस्ता आहिस्ता, फिर नए उधार आज चढ़ा दूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उतारेंगे फिर, ठीक है। ऐसे करते करते सेशन खत्म हो जाएगा। लो भाई, इस सवाल में कर सकते थे, उसमें भी कर सकते थे, मैं अब इसमें कर रहा हूँ, ये करीब है, ये इस वर्किंग के। अज्यूम करने लगा हूँ मैं कि हमारा एसेट, नींद पूरी नहीं किया आज अब्दुल्ला, अज्यूम करने लगे हैं कि मैं 1.5 घंटा सोया। इधर आके खड़े हो जाओ, नींद उड़ जाएगी। मैं भी जाके बैठूंगा ना, मुझे भी नींद आने लग जाएगी। तो खड़े हो जाओ, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, साइड पे हो गए। पढ़ना चाहते हो तो कुर्बानी करो ना, दे दो जगह इसको। ओए हो, ये होता है जज्बा, ये है जुनून। अच्छा सुनो भाई साहब, +1 की एंट्री क्यों होती है ये प्रूव करने लगे हैं। अज्यूम करें कि ये एसेट जो हमने खरीदा था 360 का, जिसकी 10 साल लाइफ थी, इस पे कभी रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाते, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि हमेशा कॉस्ट मॉडल पे ही रहा, ठीक है। अब टोटल लाइफ वैसे तो 16 साल है, लेकिन मैंने इस एसेट को अपने सवाल की हद तक इस वर्किंग को फैला दिया है। 1 जनवरी 12 को ये एसेट खरीदा था हमने 360 का, 10 साल लाइफ है, तो हर साल डेप्रिसिएशन 36 आनी है, ओके। रिवैल्यूएशन तो है नहीं ना, अज्यूम ये किया। तुम्हें भी जमाइयाँ आने लग गई, इस सीट में कोई मसला है इस वाली में। बैठ जाओ अब्दुल्ला, नहीं सही हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाना, थक जाओगे ऐसा तो जी। तो हर साल 36 रुपए की डेप्रीसिएशन आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हर साल 36 डेप्रिसिएट होना है, हर साल। 31 दिसंबर 13 पर अगर हम बाजार में से बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा? 323 का। मैं अज्यूम करता हूं जी हमने ये बेच दिया, अज्यूम कर रहा हूं समझाने के लिए, अज्यूम किया कुछ, ठीक है। अज्यूम करते हैं 31 दिसंबर 13 पे हमने इसको बेच दिया। पहले तो मुझे ये बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी थी इस दिन? 360 -36 -36 288, बोलो। और बाजार में इसके कितने पैसे मिल रहे हैं? 320। अगर हम इस एसेट को आज बाजार में बेचें तो कितना गेन आएगा? बोलो, गेन आएगा। देखो इसका मतलब हम गेन निकाल सकते हैं यही दो चीजें कंपेयर करके, करते भी यही दो थे।
एंट्री में यही दो चीज़ें कंपेयर हो रही होती थी, ज़रा गौर करो। एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ कॉस्ट से, अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट हुआ उसकी सारी जिंदगी की, तो नेट करो तो बुक वैल्यू है ना, यानी बुक वैल्यू को हम सेल प्रोसीड के साथ कंपेयर करते थे, गेन लॉस आता था। तो अज्यूम करें कि हम बेच दें तो कितना गेन आएगा। अब ये गेन 35 है, ये गेन 35 हमने जो निकाला, क्या यही गेन हमारी वर्किंग में भी निकला हुआ है? जाके देखा तो यही निकला हुआ, मतलब हम सही जा रहे हैं। ये अभी तक सही चल रहे हैं, आखिर में जाके गड़बड़ करनी है, अभी तो हो भी नहीं सकती। चलें आगे। फिर उसके बाद हमने नहीं बेचा, हमने रख लिया, चल रहा है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 15 आया और आज बाजार बेचने जाएं अगर तो कितने मिलेंगे? 208। हम तो रीवैल्यू इस मॉडल पे चल ही नहीं रहे, इधर जो अज्यूम किया हुआ है, तो फिर चले जा रहे हैं। हमने बेचा नहीं, पैसे से ही वो ऐसे ही जरा बैल रखा हुआ था, ऐसे ही मंडी ले गए थे, घुमा के ले आए एसेट को, वैसे ही बैल बेचा नहीं, वैल्यू लगवाई है, ये चक्कर है, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसे ही 2 साल, अब बेचा नहीं था, 2 साल फिर चलाया, 36 फिर कॉस्ट मॉडल पे ही पड़े हम, 36 फिर डेप्रिशिएट हुआ और 31 में 15 पे फिर बाजार ले गए। बुक वैल्यू कितनी थी इस दिन? 216 बना लो ना, यहीं से सामने आपके वर्किंग है, 288 माइनस 36 216। इस दिन अगर बाजार में बेचने जाएं तो क्या कीमत लग रही है? 208। ये 208, ठीक है ना। अब 216 वाली हमारी चीज के बाजार में मिलने लगे हमें 208, तो कितना मिल रहा है? 8 का लॉस। अच्छा, अब ये तो हमने देसी तरीके से निकाला, ज़रा वलैती तरीका भी देख लें जो हमने पहले आजमाया हुआ है। और 31 दिसंबर 15 पे हमारे पास लॉस कितना आ रहा है? 8। सही जा रहे हैं, ठीक है ना। सरप्लस पड़ा था, खत्म हो गया, लॉस कितना आया? लॉस 8 का ही आया। प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ गई वही लॉस है ना, वो बोलो। अच्छा, फिर जी हमने ऐसे को कहा नहीं बेचना नहीं है, ऐसे ही बस चस्का लिया था, चलाओ और चलाओ और जाग के चलाओ एसिड, सोए हुए एसिड चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा एसिड का। और 31/17 में फिर कीमत लगवाई और 167 लगी है। अब अगर ये एसिड चलता रहता, चला है बल्कि 2 साल, तो कितनी बुक वैल्यू होगी इसकी? अब 144। अब बाजार में आज बेचने जाते हैं तो 167, 23 का गेन। ये गेन चेक करते हैं हमारी वर्किंग में भी 23, ठीक है। ये वाजीवा तो अभी ये बताया है हमने, इस वाजीवा में तो कि ये सब हमने सही किया हुआ है। अब अभी तक वो बात तो आई नहीं कि +1 क्यों कर रहे हैं, अब उस तरफ चलते हैं, ठीक है। अब उस तरफ चलते हैं। गेन एक्चुअल में कितना निकले अगर 31 दिसंबर 17 में बेचें तो? 23 का, ठीक है ना। चलो अब जरा आ जाओ इधर। सर ये +1 की एंट्री करते क्यों हैं? अगर एंट्री नहीं होनी तो इसको लिखते क्यों हैं? अच्छा, फिर नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे तो फिर ये सारी फिगर्स बदल जाएंगी, मतलब 8 ही रहेगा ना। अब देखो ज़रा, अगर आपने 8 के ऊपर कोई +1 नहीं लिखा तो यहाँ पे भी क्या होगा? 8। यहाँ पे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं ना, फिर यहाँ पे फिर कुछ नहीं लिखा क्योंकि एंट्री नहीं थी सर, हमने कुछ लिखना ही नहीं। अब 29 का आया सरप्लस। इस सरप्लस ने जाकर देखा तो लॉस पड़ा था 8, इसने ये 8 को रिवर्स किया और बाकी कितना? 21 का सरप्लस आ गया। अब ये गेन आप देखते हैं 21 का और असल वाला गेन देखते हैं तो वो है 23 का, तो मतलब जो एक्चुअल गेन असल में निकलना चाहिए था आपने वो सही नहीं निकाला, वर्किंग गलत हो गई, लॉस सरप्लस की या लॉस की। ऐसे आगे चल के लॉस भी आ सकता है ना, ठीक है, वहां पे वो फिगर भी गलत निकल आएगी। तो ये फिगर गलत नहीं निकलनी चाहिए थी, जिस वजह से हम +1 कर रहे थे। अब एंट्री तो नहीं करनी थी लेकिन +1 करना जरूरी क्यों था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कि 31 दिसंबर 17 पे 23 का गेन आना चाहिए। अगर आप +1 की एंट्री नहीं करते तो ये गेन कितना आएगा? 21 का, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसलिए कोई फायदा हुआ है वैसे बाय द वे? हो गया, ये मिटा नहीं रहा, फायदा आपको हुआ होगा, मुझे ठहर जाओ यार, इसको मिटाने दो मुझे ज़रा, जी नहीं ना कर रहा, पहले किया है ना वो,
चलो अच्छा जी, अब ज़रा वापस अपना सवाल तो सही कर लें, फिर वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो मैंने वर्किंग की है ना वो देख लेते हैं। ये आ गया 7, फिर यहाँ पर +1, अच्छा जी, +1 6 आ गया, और फिर +1 +1 नहीं तो +6 ही हो गया, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे कितना था 23। बातें ना करें जी, ऐसे ही है, अपनी पंचायत लगाइए जी। बोलें को मसला। अच्छा देखें, इस लॉजिक के देने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है इसकी, वैल्यू एडिशन कोई नहीं है। बस आपकी तसल्ली होगी कि वर्किंग में अगर एंट्री नहीं होती तो लिखना क्यों ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो लॉस गेन गलत निकलेगा, वहाँ पे नंबर कट जाएंगे। इसलिए उन नंबरों को कटने से बचाने के लिए हमने वर्किंग में उसको लिख लेना है। एंट्री क्यों नहीं करते वो मैंने प्रूव कर दिया था कि रिटेन अर्निंग्स डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, किताबों में ये एंट्री मिलती ही नहीं। ओके, अब इसको लपेट के फेंक दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। हमें बस पर्चे में इतना याद रखना है, जब लॉस आएगा उसके अंदर +1 वाली फिगर लिखनी, प्लस वाली फिगर लिखनी ज़रूरी है, वरना वर्किंग गलत हो जाएगी। लेकिन उसकी एंट्री नहीं करनी, पर्चा पास है बस। और इससे ज़्यादा पर्चा पास करने के लिए ना वो लॉजिक चाहिए कि एंट्री क्यों नहीं करनी, ना ये लॉजिक चाहिए कि प्लस वाली फिगर लिखते क्यों हैं। लेकिन चले, आपको बता दिया मैंने। चलें जी, अब आधा घंटा जैसे आपको पता है 25 मिनट रह गए हैं, तो अब हम आज का नया काम शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएं, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट। एसेट रीवैल्यूड एसेट बिक भी सकता है। आज वाले हिंडआउट में आए, हिंडआउट में मिस्टर मोइन, सारे ब्लैक, ये सिर्फ 2 निकाला करो ना, ये बाकी ब्लैक 3-4 निकाल दो, 3 एक निकाल दो, ये चेक करने दो मुझे। जज़ाकल्लाह जी। डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट, बातें करने को तो नहीं कहा मैंने। इस पर क्यों करवाना चाहते हैं क्वेश्चन? मज़ा तो आता है ना, नज़र नहीं आता तो। आज मैं उस तरफ, मैंने अब चेंज कर लिया रुख अपना, अब मैं उस तरफ खड़ा होकर लिखूंगा जब तक कि आपको नज़र ना आने का मसला होता है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 3-4 बच्चे बैठे होते हैं ना, 2-3 दफ़ा कहा है, अब फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। बोर्ड के हाफ से इधर आऊँगा तो ऐसे हो जाऊँगा, हाफ से उधर आऊँगा तो फिर ऐसे हो जाऊँगा। ठीक है, ओके, शुरू करें जी। मोइन परचेज द प्लांट फॉर 300 मिलियन ऑन यकम जनवरी 10। द प्लांट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। रीवैल्यूएशन डेट है यकम जनवरी 11, 1 साल बाद। उसके बाद कुछ नया है वो बाद में पढ़ते हैं, जो नया नहीं है वो काम तो कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, बोलो? वर्किंग करेंगे। सबसे पहले वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, बस ये डेट डिस्क्रिप्शन थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बाकी फिर मैं सवाल में फिगर्स बड़ी लिख दूंगा एंड वालों। एसेट रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जी करें शुरू। यकम जनवरी 2010 पर एसेट खरीदा 300 रुपये का, 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीशिएट किया 300 डिवाइडेड बाय 10, 30। बुक वैल्यू आ गई 270। ओके, अब
11 के साल का पहला दिन आना है तो एसेट ने रीवैल्यू होना है, और रीवैल्यू होके कितने पे जाना है? 500 पे। तो वर्किंग में क्या करते हैं जी? एक लाइन खाली छोड़ दी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली हमने। कितनी है जी? 500। तो 230 आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो यहां तक की एंट्रीज अब करवा दें मुझे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 पहला साल। यकम जनवरी 10 पे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 300 से, और उसके बाद 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 30 से। ठीक है। तो ये जी पहले साल की एंट्रीज खत्म हो गई। नेक्स्ट ईयर की एंट्री शुरू करते हैं यहाँ पे। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। अब 11 के साल में पहले ही दिन क्या हो रहा है? एसेट रीवैल्यू हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन के दो एंट्रीज होंगी, पहली ट्रांसफर की, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। तो यकम जनवरी 11 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट सिर्फ 30 है। एंट्रीज में भी नजर आ रहा है सिर्फ 30। तो 30 रुपए से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करके एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया, ट्रांसफर हो गया जी। उसके बाद सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सरप्लस है 230 का, इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई कल करेंगे कभी 230 से। ठीक है, ये एसेट हमारा रीवैल्यू भी हो गया। यहाँ तक को मसला है तो बताओ। ये सब पुराना काम था। अब आज की नई चीज, आज की ताज़ा खबर। द प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 ऑन 31 मार्च 2011। रीवैल्यू हुआ और उसके बाद बिक रहा है। ठीक है, चले कोई बात नहीं। पहली बात तो वर्किंग की बात करो तो जो आपको आज तक का नॉलेज दिया गया है, जो आपके पास का नॉलेज है डेप्रिसिएशन का, उसी को यूज़ करके बताएं। जब एसेट बिक जाए तो उसकी डेप्शन रोक देते हैं? जब एसेट बिक जाए तो डेप्शन रोक देते हैं? नो क्यों बोला फिर? अच्छा, जिस दिन एसेट बिक जाए उस दिन डेप्शन रोक देनी है। मतलब डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल तक चार्ज करते हैं। तो कोई नहीं, ये काम तो हमें आता है। 31 मार्च 2011 डेप्रीसिएशन 500 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। यकम जनवरी 11 पे खड़े होकर एक साल गुजर चुका है, 10 में से एक गया तो बाकी 9। लेकिन ये फ्रैक्शन हमें देगा पूरे एक साल की डेप्रीसिएशन। हमें चाहिए सिर्फ 3 माह की डेप्रीसिएशन, तो इंटू 3/12। हशर साथ ही नशर। अब इधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचना यहाँ पड़ता है बस। यहाँ पे तो बस हम कॉपी पेस्ट करते हैं।
3/12। ठहर जाओ जी। 14 और 6 बुक वैल्यू ना निकालो, ठीक है, बस इसकी एंट्री करवा दो, ये दोनों एंट्रीज करवा दो, वही जो आज तक करते आए। 31 मार्च 11 तक एसेट डेप्रिशिएट हुआ है और फिर बेचना है तो पहले डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 14 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 31 मार्च तक, सॉरी जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 6 से। एसेट रीवैल्यू हुआ, फिर 3 महीने इस्तेमाल किया तो डेप्रीशिएट हुआ और अब एसेट बिकने लगा है, ठीक है। मुझे ये बताओ, आप लोगों को डिस्पोजल की जर्नल एंट्री आती है कि भूल गई है? मैंने कहा रीवैल्यूएशन पढ़ते पढ़ते कहीं भूल तो नहीं गए कि डिस्पोजल की एंट्री क्या होती थी? याद है? वाह वाह, अभी तक याद है। अब इधर देखो सारे बच्चे, अब सबकी तवज्जो, कोई लिख ना रहा हो, सबकी तवज्जो, हाथ भी कान बने हो, आंख भी कान बनी हो, दिमाग भी कान बना हो, सारा जिस्म कान बना हो, तवज्जो से। ओके, मुझे ज़रा एंट्री तो लिखवाओ डिस्पोजल की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट। अच्छा, एसेट का नाम प्लांट था, वैसे कर ही देना चाहिए था प्लांट, लेकिन चलो। अच्छा, अब एसेट अकाउंट से क्रेडिट किया करते थे हम एसेट की कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में डेबिट किया करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, ठीक है। पुरानी यादें ज़्यादा हो गई ना। अब मेरा सवाल, अगर एसेट 1 जनवरी 11 को रीवैल्यू हो गया है तो क्या 31 मार्च 11 पे एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट पड़ी है? समझ आइए बात? ज़रा फिर सुन लें, जो सोए हुए थे उठ के सुन लें, ज़रा उठ के सुन लें ज़रा। मैंने कहा अगर 1 जनवरी 11 को एसेट रीवैल्यू हो गया है तो क्या 31 मार्च 11 को एसेट अकाउंट में इस एसेट की कॉस्ट पड़ी होगी? हम तो उठा के उसको फेयर वैल्यू पे ले गए हैं। तो अगर अब मैं इसको करूं क्रेडिट कॉस्ट से तो ये तो गलत है, ठीक है। तो अब क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूड अमाउंट को, ठीक है। थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं इस बात को जो की है, थोड़ा तसल्ली से देख लें। ये मैंने पिछली क्लास के अंदर ये लेजर बनाया है आपके लेक्चर 3 वाले क्वेश्चन। लेक्चर 2 के हैंडआउट में सवाल था कासिम वाला, और लेक्चर 3 के अंदर हमने ये सॉल्व किया था। साथ डेप्रिसिएशन का भी, एक्यूमुलेशन का अकाउंट भी बना था, या दूसरे केस में नहीं भी बना था, खैर ये बनाने वाला है। अब इसमें हमारा एसेट 90 रुपये पे ख़रीदा था हमने, और ना कोई एडिशन हुआ था, ना डिस्पोजल, ना रीवैल्यूएशन, ठीक है। तुम चौकीदार हो, दरवाज़ा देख रहे थे कि खुला है, कौन आया कौन गया। एसेट 90 का था, 90 पे है। यही ओपनिंग बना था, यही क्लोजिंग, यही ओपनिंग बना, यही एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है, क्योंकि एसेट क्या शो कर रहा है? हर साल अपनी कॉस्ट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने अलग रखनी होती है, वो अलग अकाउंट में पड़ी होती है, और बैलेंस शीट डेट पे इनको नेट करके बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो था कॉस्ट मॉडल वाला सवाल, तब हमें पता ही नहीं था रीवैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है। फिर हमने रीवैल्यूएशन पढ़ी और हमारे एसेट की शक्ल कुछ बिगड़ के ऐसी हो गई। अब 12 और 13 में एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है? कॉस्ट, क्योंकि अभी रीवैल्यू नहीं किया था। हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच कर गए और 14 में एसेट को उठा के फेयर वैल्यू पे ले गए। जब 14 में एसेट को फेयर वैल्यू पे ले गए तो अब एसेट अकाउंट कॉस्ट नहीं शो कर रहा, बल्कि फेयर वैल्यू शो कर रहा है। 800 रुपये, चेक कर लो सवाल में, बेशक यही 800 था। अब अगले साल भी ये 800 पे ही पड़ा है। फिर 16 में दोबारा फेयर वैल्यू पे ले गए तो एसेट अकाउंट अब वो 800 गया, अब 250 शो कर रहा है।
ठीक है, यानी एसेट अकाउंट किसी भी वक्त लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करेगा। ठीक है, रीवैल्यू होने के बाद वाली, मतलब जहां खड़े हो, अगर आप यहां खड़े हो तो लेटेस्ट रीवैल्यूएशन कौन सी है, ये 14 वाले साल की, तो फिर 800 ही होगा। और अगर आप 18 वाले साल में खड़े हो तो फिर ना 800 ना 250, 600 पे ले आए हो। बात समझे हो? इसका मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट भी शो कर रहा था पहले 2 साल, और फिर जोर लगा रहा है आंखें खोलने के लिए, जोर खड़े हो जा, थोड़ी देर खड़ा दीवार की तरफ मुंह करके, ताकि अब्दुल्ला ब्लाइंड ना हो, बस ऐसे करके खड़ा होना, जल्दी से, टाइम नहीं है, बड़ी अहम बात चल रही है। तो एसेट अकाउंट कॉस्ट भी शो कर रहा है और ऐसे और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी। कोई बात नहीं, पाँव रख लो ऊपर, खैर टांग रख लो, खड़े रहो बस थोड़ी देर। तो मैं कह सकता हूं कि एसेट अकाउंट सिर्फ कॉस्ट पे है? नहीं। मैं कह सकता हूं एसेट अकाउंट सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट पे है? नहीं। तो इसको यूं लिख सकता हूं, एट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। अब इसके लिए ना एक स्टैंडर्ड के अंदर एक ब्रॉड वर्ड यूज होता है जो इन दोनों चीज़ों को कवर कर लेता है, उसे कहा जाता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या कहा जाता है जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब ये होता है कि ऐसी कैरिंग अमाउंट जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन नेट नहीं की। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट होगी, लेस अक्यूमुलेटेड ऑप्शन बुक वैल्यू, नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूड अमाउंट होगी, लेटेस्ट वाली, उसमें से माइनस करेंगे अक्यूमुलेटेड ऑप्शन और वो नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। ये हम यूज़ करेंगे वर्ड इंशाल्लाह कल से, क्योंकि नोट के अंदर हम एसेट की कॉस्ट और अक्यूमुलेशन नहीं लिखते होते, हेडिंग बनाते होते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसलिए लिखते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के मल्टीपल एसेट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, किसी पे कॉस्ट मॉडल हो सकता है लग रहा हो, किसी पे फिर रिवैल्यूएशन मॉडल लग रहा हो, तो इसलिए ये ब्रॉडर वर्ड है। ठीक है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में कॉस्ट भी आ जाती है और रिवैल्यूड अमाउंट भी। ऐसी तरह रेलिवेंट तो नहीं थी बात, लेकिन चलो कल परसों इस्तेमाल होनी है तो आज बता दी। ओके, बैठ जाओ। अच्छा जी, तो हम थे यहाँ तो भाई अब अगर एसेट अकाउंट कभी रिवैल्यू ना हुआ हो जिंदगी में, तो फिर तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट पड़ी होती है, तो हम क्रेडिट भी कॉस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एसेट अकाउंट रिवैल्यू हो गया है तो क्या एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट पड़ी होती है? तो फिर अगर कॉस्ट क्रेडिट करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब यहां पर अगर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हो रहा है ना, तो यहां पर हमने कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट नीचे एक एंट्री हो, रीवैल्यूड अमाउंट को शो करेंगे। और अगली बात, रीवैल्यूड अमाउंट भी कौन सी? जो लेटेस्ट हो। क्योंकि देखो इस सवाल तो आसान है ना, पहली दफा डिस्पोजल सीख रहे हैं, कल देखेंगे शायद 2-3 साल बाद आए, एसेट खरीदने के 2-3 साल बाद डिस्पोजल आए। इधर देखो, अगर एसेट 14 या उसके बाद बिकेगा तो 800 पे पड़ा है, 800 क्रेडिट करेंगे। अगर 16 या उसके बाद बिकेगा तो 16 के पहले दिन ही रिवैल्यू हो जाता है ना, तो 16 में किसी दिन बिके या उसके बाद बिके तो 250 निकालेंगे एसेट अकाउंट में से। और इसी तरह से अगर वो 18 या, क्योंकि 18 के साल में पहले ही दिन हो रहा है ना रिवैल्यू, तो यूँ मैं इसलिए मैं 18 ही बोल रहा हूँ। अगर 18 या उसके बाद किसी साल में बिके तो फिर क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? 600। इसलिए लफ्ज़ वो जो हर जगह चले वो लिखेंगे उसूल के तौर पे। वो क्या है? एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, लेटेस्ट या लास्ट जो भी कह लो। ठीक है, ओके। अच्छा, उससे अगली बात जी फेयर वैल्यू निकाल के जो अकाउंटिंग का तरीका होता है उसे रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं। तो फेयर वैल्यू को इंटरचेंजेबली रीवैल्यूड अमाउंट भी कहा जाता है IAS 16 में। ठीक है, लेकिन इसको रीवैल्यूड अमाउंट ही कहा करो, क्योंकि अभी IAS 41 हम कुछ दिन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 30-35 लेक्चर पे जाके। उसमें फेयर वैल्यू मॉडल है, उसका मॉडल का नाम रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है अकाउंटिंग, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं। तो फेयर वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट भी कह देते हैं, हम रीवैल्यूड अमाउंट कहेंगे। ओके, अच्छा अगली बात, अब अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए तो अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट में से डेबिट करते हैं हम बिल्कुल डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। यस सर, नहीं होश करो। अगर एसेट कभी अपनी जिंदगी में रीवैल्यू हो जाए तो जिस दिन वो रीवैल्यूएशन हुई होती है आखिरी, उस दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट होकर जीरो हो चुकी होती है। तो एसेट अकाउंट में तो पड़ी होगी फिर उस दिन की लास्ट रीवैल्यूएशन
के दिन से लेके सेल तक की डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। ये भी देख लेते हैं, कोई नहीं दूर की बात, ये सवाल ऐसे नहीं करवाए थे और ऐसे नहीं कहा था कि आप देख लेना इसको, ठीक है। अगर ये एसेट इस दिन तक किसी वक्त बिके तो 50 की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी, लेकिन एक बार रिवैल्यू हुआ तो ये तो निल हो गई थी। अब अगर इसके बाद कभी डेप्रिसिएशन होगी, डिस्पोजल के वक्त इकट्ठी करनी, हमने काउंट करनी होगी, तो वो इस यकम जनवरी 14 के बाद की डेट से डेट ऑफ सेल तक की होगी, क्योंकि इस दिन तक की तो एक बार क्या हो चुकी है, ट्रांसफर, एलिमिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत लिख गए हम, गलत नहीं लिखा, बस चेंजेस कर रहे हैं अपने हिसाब से। डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन, ठीक है, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन, डन हो गया जी। एंट्री खत्म हो गई है। अंदर की बात बताऊं, सुनो। अब एसेट अकाउंट स्टेप 1 क्रेडिट करते थे एसेट की कॉस्ट से, आज रीवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं। लेटेस्ट क्या एक ही है हमारे सवाल में, तो कितनी है 500, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 500 से, तो 500 से एसेट अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब डेबिट करना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेट ऑफ इस लास्ट रीवैल्यूएशन से, जिसकी जिस फेयर वैल्यू को उठाया है, जिस डेट की फेयर वैल्यू को उठाया है, इसी डेट से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है, ठीक है। तो ये है यकम जनवरी 11 की वैल्यू, और अभी सिर्फ 3 महीने ही मजीद डेप्रिशिएट हुआ है, तो अक्यूमुलेटेड डिडक्शन में क्या पड़ा है 14, तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 14, ठीक है। और जोर की जमाई लो, किसको जी देखते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की तो है। 6 का क्या किया था, एंट्री नहीं नजर आ रही ऊपर, वो ट्रीटमेंट नहीं है भाई। 6 की एंट्री हो गई है ना, उसके बाद देखते हैं, फिलहाल ये पूरा कर लूँ। 6 की एंट्री हो गई है, 6 की ट्रीटमेंट आपने पूछा, वो तो हुई पड़ी है, 6 की ट्रीटमेंट तो हुई पड़ी है। 6 तो अब नहीं पड़ा हुआ सरप्लस में, वो तो निकल कर रिटेन अर्निंग में चला गया। बाकी की गल करो, वो थोड़ी देर में करते हैं, जो बाकी बचा उसकी बात करेंगे। 6 तो गया, 6 का ट्रीटमेंट तो हो गया जो करना था, ठीक है। अच्छा, ये पक्की पक्की बातें करनी होती हैं, छोटी छोटी बातें पे जो हम दोनों आपस में लगे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आप लोग पक्का करो इस बात को। ये कंफ्यूजन वाली बात थी तो मैंने जोर दिया। अच्छा ओके जी, एसेट बिका कितने का, प्लांट इज सोल्ड फॉर, तो कैश डेबिट 750 से, गेन या लॉस, गेन आ गया, बैलेंसिंग फिगर 264। अब वर्किंग में क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मुझे ये बताएं, क्या 31 मार्च 11 पर हमने एसेट डिस्पोज नहीं कर दिया? अगर डिस्पोज कर दिया है, ये तो एक ही एसेट है ना आज तुम्हारा, तो ये यहां पर 0 बचना चाहिए ना फिर, क्योंकि एसेट तो बिक गया है। एसेट बिक गया है तो 0 होना चाहिए। अब ये 0 करना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। बेसिकली एंट्रीज में हमने वो कर दिया, जरा इस तरफ हम उलट साइड उलट आए हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ एसिड कितने पे आया पड़ा है इस वक्त जब बिका है? 500 माइनस 14 486 पर। तो अगर हम यहाँ पे 486 माइनस, ये क्या है 486 क्या है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू है। इसको जब हम माइनस कर देंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे वर्किंग में ये एसिड खत्म हो गया। अब आपको आदत है कि जो वर्किंग में हो रहा है वो एंट्री में भी नजर आए, तो नजर आ रहा है। गौर तो करो, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 486 से, लेकिन ये एसेट अकाउंट बन रहा है बुक वैल्यू पे। आप इधर देखो तो इन दोनों को नेट करके भी ये 486 ही आ रहा है, यानी डिस्पोजल की ही एंट्री आपने की हुई है, ठीक है। तो ये दोनों नेट हो रहे हैं 14 और 500, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक कोई मसला है तो बताएं, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। यहां तक का मतलब है जो मैंने आखिरी लफ्ज़ लिखा है वहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब जब आपने ये एंट्री पास की तो सहरी का टाइम हो गया, आपने सहरी करनी शुरू कर दी। सहरी करके जब फारे हुए, वजू करने लगे, तो आपको रोने की आवाज़ें आ रही, कोई रोई जा रहा है। आपने जाके देखा तो वो रिवर्स सरप्लस था। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं भी नाल जाना है, मैनू भी नाल ले जा।
मैं भी नाल ही जावांगा हैं, मैनू छड़ के ना जा। किसको कह रहा है? एसिड को, अम्मी को नहीं कह रहा, एसिड को कह रहा है। एसिड चला गया, सरप्लस कह रहा है मेरा एसिड चला गया, मुझे भी तो कहीं भेजो। कितना बचा पड़ा है अभी तक? देखो 6 का तो ट्रीटमेंट कर दिया ना, उसको तो ट्रांसफर कर दिया, बाकी कितना बच गया? 24। अब इस 24 को भी फारे करना है तो क्या करें? इसको यहां से तो निकाल दिया, फेंकें कहां पे? जहां आज तक फेंकते आए, रिटेन्ड अर्निंग्स में, डिस्पोजल में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, जहां आज तक फेंकते आए। देखो आपने कहा था, आप लोगों ने कहा था 2-3 दिन पहले ये अनरियलाइज्ड गेन है, लेकिन अब तो एक्चुअल बिक गया है ना। क्या अब ये अनरियलाइज रहा? हो गया रियलाइज, तो हो गया रियलाइज। तो सारे का सारा इकट्ठा आज डिस्पोजल के दिन जो बैलेंस पड़ा है रिटेन्ड अर्निंग्स का, रिटेन्ड सरप्लस का, उसे उठा के फेंक दो रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से नरेशन आप लिख ली थी, रिकॉर्डेड डिस्पोजल, खत्म हो गई नरेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्पोजल। बस अब ये 31 मार्च 11 पर एंट्री होने लगी है। बचे हुए सारे सरप्लस की एंट्री कर दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितना है जी? 224, ठीक है। इसकी नरेशन लिख दो, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, ऑन डिस्पोजल। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन डिस्पोजल। ये शॉर्ट ही है, और क्या करूं? पूरी कहानी तो फिर सुनो। तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ अनरियलाइज्ड गेन टू रियलाइज्ड गेन बिकॉज द एसेट हैज बीन डिस्पोज्ड एंड देयर इज नो अनरियलाइज्ड गेन लेफ्ट। वो एंट्री नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, है जी। ये मैंने बोला था, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस, जितना बैलेंस पे है, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन डिस्पोजल। यानी डिस्पोजल के दिन क्या करोगे? जितना बैलेंस पड़ा होगा, ठहर जा फोटोग्राफरा, जितना बैलेंस पड़ा होगा उसको यहां से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दोगे, ताकि ये भी क्या हो जाए? 0। अब खींच लो तस्वीर भाई, अब भाई अब खींच लो, वर्किंग पूरी होगी। भाई का सवाल है, सुन लें। बुक वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हुई यार? बुक वैल्यू को बेसिकली ना, ये इधर जरा ध्यान से देखना, जरा ये जरा दिल की आंख से देखना। तो यहाँ पे 486 बुक वैल्यू पड़ी थी, वो हमने निकाल दी और फेंक दी, क्योंकि अब एसेट नहीं रहा। ये दिल की आंख से देखने पे नजर आया। पिछली अटेम्प्ट तक मैं यहाँ पे लाइन लगा के 486 लिखता था, लेकिन पिछली बार फिर मैंने ये सोचा कि अगले सवालों में जाके ये चीज़ हेल्प नहीं करती, परेशान करती, तो इस तरह मैंने उड़ा दिया। अब वो आगे जाके अगले सवालों में कल इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा पता लग जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझने में टाइम लग गया है, लेकिन ये आगे जाके हेल्प कर देगा बाबू, ठीक है। समझ आ गया? ओके, सुनो ओ भाई, सुनो ओ, सुनो ओ, सुनो ओ, सुन लो ओ, सुनाता हूँ। 66 के साथ भी लिखो होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, और 67 के साथ भी। आज का हैंड आउट 66 और 67 हो गया। 68 के साथ लिखो कल। ये कल मैं आके पहले ये दोनों छोटे सवाल करवाऊंगा जो आपने करके आने। जाहिर सी बात है, होमवर्क तो दे रहा हूं। ये सवाल जो है, ये सवाल में कोई 10-12 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 2-4 बिक जाती हैं और बाकी रह जाती हैं। तो ये इसलिए आज नहीं करवाया कि बदअज़मीना हो जाए, इसको कल करेंगे, ठीक है। तो हाफ लेक्चर में ये सवाल होगा, और फिर रुको, अभी कहाँ, होमवर्क का सबसे अहम सवाल तो आपने देखा ही नहीं, पियानो लिमिटेड। सुनो, आधा लेक्चर इस पे लगेगा, फिर
एडवांस बता रहा हूँ, ओके सर। लिख के नहीं आना, करके आना है। ये भी सर, ये करके ना ये पर गलती होगी भाई खामोश खामोश होंगे जी, खामोश होंगे जी। तुमने इसने मारा है, चुप करके बैठो। डंडा किधर है? सुने अब, दो छोटे सवाल और एक ये बड़ा सवाल। ये बड़ा सवाल जो है बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ये एक टफ सवाल है, ये एक ज़बरदस्त सवाल है। लेकिन ये आपने अब यूं अपने आप पे कैफियत तारी करनी है कि सर ने चेंज इन एस्टीमेट भी पढ़ाया था एक दिन लगा के, रीवैल्यूएशन भी 3-4 दिन पढ़ा के गोली गोली करा के हमें कहा चलो बस ठीक है हो गया कोर्स ख़त्म। पर्चे में गए तो ये सवाल आ गया। अब डू और डाई है, 6 महीने हैं एक तरफ और एक तरफ थोड़ी सी एफर्ट है जो कर लें। यूं पर्चे की अपने ऊपर आई कैप का पर्चा तारी करना है, ठीक है। इसके नंबर हैं 8 × 8 16। डेप्रीसिएशन है 15 से 18 की कैलकुलेट करनी और एंट्री सिर्फ शायद रीवैल्यूएशन की करनी है, एक ही एंट्री करनी है, आगे उसने लिखा भी हुआ है बाकी कोई एंट्री नहीं करनी। अब 8 × 8 16, 16 × 1.8 करो तो 27 मिनट बनते हैं, लेकिन आप 25 मिनट में करोगे। उसकी वजह आपको मैं अभी बूटी जो लगवा रहा हूँ, बूटी क्या है सुनो। हमने एसेट दो, हमारे पास एसेट हैं तो 2 दफ़ा वर्किंग वही होनी है, वही अपनी तरतीब, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट, ठीक है। उसी में ही तो डेप्शन निकल आती है। अब अलग अलग इकट्ठी नहीं करनी, अलग अलग क्लास ऑफ एसेट सेम, पहली बात तो नहीं है, प्लांट अलग है, इक्विपमेंट अलग है, ठीक है। दूसरी बात है वर्किंग आप इकट्ठी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, काबू नहीं होगा। अच्छा सुनो, आगे जाके मैं आपको लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग अलग करा के नोट में इकट्ठा भी करवा दिया करूँगा। वर्किंग अलग रखो ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो, चीज़ें सिंपल रहें, ओके। अच्छा जी, 1 जनवरी 15 को हमने ये प्लांट खरीदा, कॉस्ट थी 500, लाइफ 10 साल, ओह रेजिडुअल वैल्यू भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करेंगे, ये कोई मसला नहीं। आपकी 15 की डेप्शन भी निकल आएगी लेकिन 16 की नहीं निकलेगी। 31 दिसंबर 16 पर रीवैल्यूएशन तो थी, फेयर वैल्यू तो हमें नज़र आ रही थी, लेकिन साथ ही 31 दिसंबर 16 पे रेजिडुअल वैल्यू पे गौर करो तो वो 60 से 78 पे चली गई। अब चेंज इन एस्टीमेट जो है वो स्टार्ट में लेके जाना है, मसला आ गया सामने, यानी कि सेम डेट पर रीवैल्यूएशन भी है और चेंज इन एस्टीमेट भी है, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट को तो हमने ले जाना है 1 जनवरी 16 पे। इसका मतलब जो 15 के साल में डेप्रीसिएशन निकाली थी ना 500 डिवाइड करके 10 से, अब वो फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब आप 1 जनवरी 16 पे आओगे, नई रेजिडुअल वैल्यू, बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ से डेप्रीशिएट करोगे, 31 दिसंबर 16 पे लाओगे और फिर रीवैल्यू करोगे, ठीक है। अब अगले साल फिर रीवैल्यूएशन होने की वजह से दोबारा लाइफ बदल जाएगी, तो यानी आपके इस सवाल में हर साल लाइफ जो है वो रिमेनिंग निकल रही होगी किसी न किसी वजह से, ठीक है। अब्दुल्ला बहुत अहम बात कर रहा हूं, तुम सो रहे हो, अरे इस वक्त नहीं सुना, बस 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट दे दो, 30 सेकंड दे दो, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर 16 पर लाना है नए एस्टीमेट से डेप्रीशिएट करके और फिर 31 दिसंबर 16 पर रीवैल्यू करना, फिर आगे चलेगा। 17 के साल में रीवैल्यूएशन होने की वजह से रिमेनिंग लाइफ यूज होगी और रीवैल्यूड अमाउंट। 18 में जाएंगे तो फिर वही कहानी है, वैसे तो वही फॉर्मूला लगा देते, लेकिन 18 में चेंज इन एस्टीमेट भी आ गया। अब रीवैल्यूएशन जिस दिन हो उसी दिन रहती है, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट को हम साल के पहले दिन ले आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फिर जंप करके 1 जनवरी 18 पे आ जाएगा, फिर नए एस्टीमेट से डेप्रीसिएशन करेंगे, फिर उस 31 उसको डेप्रीशिएट करके 31 दिसंबर 18 पे ले जाएंगे और फिर रीवैल्यू करेंगे। ये वर्किंग्स हैं, एंट्री तो सिर्फ एक ही मांगी है उसने, ठीक हो गया, ओके। कल करवाऊंगा सवाल खुद। नेक्स्ट, इक्विपमेंट में 2 मसाइल हैं। पहला मसला 1 जुलाई 15 को आया है। अब जब 31 दिसंबर 16 पे जाएगा, मिसाल के तौर पे रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, वैसे ही मैं इसको छोड़ो, वैसे ही कहता हूँ 1 जुलाई 20 को हमने एक एसेट खरीदा और हम खड़े हैं इस वक्त 31 दिसंबर 22 पे, तो 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 तक 1 साल 6 महीने, फिर 21 तक साल, फिर 22 तक 2, तो 2 साल 6 महीने यानी 2.5 साल हो गए। अब मिसाल के तौर पे मेरे एसेट की लाइफ 10 साल थी, 2.5 साल गुजर गए तो रिमेनिंग 7.5,
ये मसला यहाँ पे होगा। साढ़े जाहिर है करेंगे आप, इंशाल्लाह हो जाएगा, मैंने तो करवाना ही है। लेकिन इस सवाल में रेजनल वैल्यू वाली टेंशन कोई नहीं है, पर एक और टेंशन है, रिपीट अब नहीं हो सकता, कल होगा। एक बार में सुना करो, ध्यान जब आसपास जाता है ना, बैठे बैठे यहीं पे कहीं चले गए, मुझे बताना ज़रूर वैसे कहाँ पे गए थे, ठीक है भाई? नहीं अच्छा, तो फिर वो थोड़ा सा ही, कोई बात नहीं, कल सवाल करना है ना, अब तो टेस्ट हो गया समझिए। तो नकल करवा रहा हूँ इसलिए मैंने 3 मिनट भी खींच लिए हैं आपके। साढ़े वाली बात कल देखेंगे ना, आप पर्चे में बैठे हो, मैंने नहीं बताई थी साढ़े वाली बात, चले गए आइका के पर्चे में, तो बस कुछ करो अब जाके, कल तो मैंने करवा ही देना सवाल। तो बुक का ना आना नेमत लग रहा है मुझे फिलहाल तक, आपकी अप्रोच ज़रा सेट हो जाएगी, सोल्यूशन वरना होता आपके पास, ठीक है? अच्छा, तो पूरी ईमानदारी से मार्क्स इंटू 1.8। अच्छा, इसमें कह रहा था इक्विपमेंट में रेजनल वैल्यू तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरा मामला इधर कर दिया है, लाइफ बदल दी है। इक्विपमेंट के केस में चेंज, एस्टीमेट चेंज है, वो कौन सा है? लाइफ वाला, ठीक है? देख लेना भाई। अच्छा, कौन बहुत सारी बातें उसूल बेसिक वाले जो बने हुए हैं ना, उनको अब सेट भी करना है ना आज, मतलब कल में मैंने, ठीक है? वो तो चेंज एस्टीमेट करवा के बस एक लेक्चर लेके ख़त्म कर दिया था, वो नहीं, अब थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, तो थोड़ी जो मीन मेक बीच में से निकाल के अपने रूल्स को थोड़ा सेट वेट करना है, कोई थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे करनी है हमने, ताकि अब सही हो जाए। वो बेसिक सिखा लिया है, अब ज़रा प्रो लेवल के ऊपर सीखेंगे ना चीज़ें, ठीक है? ये आपका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। बाकी 69 नहीं करना, क्योंकि ये उस जैसा है जैसा ऊपर हमने कल पे रखा है, ठीक है? ये फिर देख लो मेरे इरादे कितने थे, लेकिन देखो कुछ भी नहीं किया है ना, ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।